लास्ट क्लास में कहां तक बातें हो गई थी अपनी? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन हमने क्या किया था? जस्ट स्टार्ट किया था। चलिए तो उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे भाई। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की बातें हमारे सामने चलेंगी। देखिए किस प्रकार से हम बात करेंगे वेज और डैश पर। मैंने थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दिया था कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है उसका अपना लिमिटेशन होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का अपना लिमिटेशन होता है। तो उसी लिए हमें 3D रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने क्या है? वेज एंड डैश। मान लीजिए आपके सामने मीथेन है। क्या है? मीथेन। क्लियर? ये मीथेन है। और अगर अपन बात करें तो इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3। तो इसकी ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बताइए? टेट्राहेड। पक्का? तो आप ज्यादा से ज्यादा टेट्राहेड्रल को इस प्रकार से लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी वो अच्छे से चमकता नहीं है। तो हमें इसी को ही 2D में ही ऐसे लिखना है कि वो हमें 3D की फील दे। तो ध्यान से सुनना, आपको वेज डैश को कैसे लिखा जाता है। वेज डैश के अंदर दो तो बेटा होती है सॉलिड लाइंस। क्या होती है? सॉलिड लाइन। इस प्रकार से आपको बनी हुई जो लाइन होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉलिड लाइंस। ये हमेशा आपको कहां पर मिलेंगी? ये मिलेंगी इन द प्लेन ऑफ पेपर। मैं आपके हिसाब से लिख रहा हूं, इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये पेपर के प्लेन में ही रहेंगी, यानी कि जहां पर आप लिखेंगे उसी प्लेन के अंदर ये लाइंस रहती है। फिर अगर अपन बात करें तो एक इस प्रकार से लिखा जाएगा जिसे आप क्या बोलते हैं? वेज। इसको बोला जाएगा वेज। और वेज की अगर अपन बात करना चाहें तो यह रहता है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ये पेपर के प्लेन से बाहर आता हुआ रहेगा। और आप ये कह सकते हैं ये इसके बारे में कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो देखता है उसकी तरफ रहेगा। अभी समझाएंगे। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मैं इसको इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ऑब्जर्वर है ये, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो एक हाइड्रोजन आपको यहां पर लगा देना है। फिर ये जो इस प्रकार से डॉटेड लाइन से लिखा जाता है इसको बेटा हम बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं? डैश। डैश के बारे में क्या खास बात होती है? ये होता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये पेपर के प्लेन के अंदर होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कह सकते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, अवे फ्रॉम अगर अपन बात करना चाहे तो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जाता हुआ। तो जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे तो बताओ उसमें सॉलिड लाइंस कितनी होती हैं? बताओ मुझे। दो सॉलिड लाइंस आपको दिखाई देंगे, इन्हें हम सॉलिड लाइन बोलते हैं। एक वेज होता है और एक डैश होता है। अब ये 3D में कैसे दिखते हैं उस पर हम चर्चाएं करेंगे। पहले आप यहां तक छापिए, 3D में किस प्रकार से दिखाई देंगे उस पर हमारी चर्चाएं कंटिन्यू रहेंगी, उस पर हमारी चर्चाएं कंटिन्यू रहेंगी। जल्दी से निपटाएंगे इसको, जितना लिखा है उतनी ही बात करनी है। सॉलिड लाइन कितनी होती है? दो। वेज कितना होता है? एक। डैश कितना होता है? एक। अब कैसे दिखता है वेज, कैसे दिखता है डैश, उन सब पर हमारी बातें होंगी। निपटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे। मुझे पता है आपको यहां पर डायग्राम बनाने का मौका मिल गया है और ड्राइंग बहुत लोगों की काफी अच्छी है, तो उनका मुकाबला बस इसी से चलेगा कि ड्राइंग तो तुझसे अच्छी बनाई है, चाहे समझ में मेरे को बिल्कुल ना आया हो। मेरे से सीधा कंपटीशन कर बैठते हैं। तो ड्राइंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें चीजों को समझना है, हमें चीजों को समझना है। निपटा दिया है क्या? वेज, वेज मतलब आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। वेज जो होता है वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर होता है, ऑब्जर्वर की तरफ होता है। क्लियर? डैश इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सॉलिड लाइंस क्या होती हैं? इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। यानी कि सारी बातें पेपर पर ही हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल है 3D में और लिखना किसमें है? 2D में। तो हम कुछ ऐसा लिखे ताकि 3D की फील वो हमें दिला सके। क्या ये आपने निपटा दिया है? चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। जब आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें बेटा आपके सामने दो वी मिलती है। कितनी वी मिलती है? दो। वी मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट, जैसे आप लिखते हैं ना ये वाली वी, ये अगर अपन बात करना चाहे तो ये दो वी मिलती हैं। किसके अंदर? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर। ध्यान से समझना,
एक वी तो आपकी लिखी जाती है किससे? सॉलिड लाइन से, जैसे ये लिख दिया है। ये जो आपकी वी है वो कौन सी रहेगी? सॉलिड लाइन से। और ये एक ही प्लेन के अंदर है। इंग्लिश का अल्फाबेट आप वी लिखते हो तो पेपर में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? या आधा तो आ जाता है, आधा हवा में रह जाता है। एक पेपर के प्लेन पर लिखा जा सकता है, मतलब ये इन द प्लेन ऑफ क्या रहेगा? पेपर। यहां पर जो भी एटम रहेगा वो पेपर के प्लेन में आएगा, यहां पर जो भी एटम रहेगा पेपर के प्लेन में आएगा, यहां पर जो भी एटम रहेगा पेपर के प्लेन में आएगा। समझने के लिए अगर अपन बात करना चाहे तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिए ये इंग्लिश का क्या है? अल्फाबेट वी। तो ये सॉलिड व्हील बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सॉलिड व्हील। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड उसको बोलते हैं जिसकी डिस्टेंस ऑब्जर्वर से क्या होती है? सेम। जैसे अगर आप इसको सामने से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके जो रेड है, ब्लैक है और येलो है, तीनों ही एटम्स की डिस्टेंस आपसे क्या है? सेम है। आप चेक कर सकते हैं ये दोनों बॉन्ड जो आपसे है सेम डिस्टेंस पर है। इधर से देखो या इधर से देखो, और ये तीनों एटम एक प्लेन के अंदर आए हैं। बताओ, पहले मुझे बताओ, बोर्ड प्लेनर है कि नहीं है? अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो आप देखो तीन एटम वहां पर हो गए कि नहीं हो गए? तीनों एटम अगर अपन बात करना चाहे तो एक ही प्लेन में आते हैं। ये देखिए अगर अपन बात करें इस प्रकार से, तीनों एटम एक प्लेन के अंदर है। तो ये जो आपके एक ही प्लेन के अंदर है, और प्लेन कौन सा है? मैंने लिखा इन द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि मैंने आपके हिसाब से लिखा है, वरना मैं तो लिखता तो क्या लिखता? इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड के प्लेन के अंदर है, आपसे इनकी डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। इन्हें हम बोलते हैं सॉलिड लाइंस। यानी कि सॉलिड लाइंस की जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर से क्या होती है? सेम होती है। फिर यहां पर एक वी और बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? वेज एंड डैश। ध्यान से सुनेंगे। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो एक वी और बनेगी जिसे बोला जाता है वेज एंड डैश। देखो ये भी इंग्लिश का अल्फाबेट वी दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? अगर मैं इसको ऐसे आप लोगों के सामने रखता हूं तो मुझे पहले ये बताइए, क्या दोनों एटम्स, ब्लैक को छोड़ दीजिए, क्या दोनों एटम्स की डिस्टेंस आपसे सेम है कि अलग अलग है? अगर मैं बोलूं आपसे कौन सा एटम आपके नजदीक है तो आप बोलोगे पर्पल। पर्पल एटम इस तरीके से आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है, मतलब ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर की तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेज। और अगर मैं पूछूं ब्लू वाला आपसे कहां है? दूर, तो आप बोलोगे ब्लू मेरे लिए क्या है? डैश। और पर्पल मेरे लिए क्या है? वेज। तो अब अगर अपन बात करने इन द प्लेन ऑफ पेपर की, तो हमने इसमें किस प्रकार की बातें की है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये आपके सामने कौन सा है? बोर्ड का प्लेन है। आप लिख रहे हो तो किसका प्लेन रहेगा? पेपर का। ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो सॉलिड लाइन होती है वो पेपर के प्लेन में होती है। देखो ये दोनों किस में है? पेपर के प्लेन में है कि नहीं है? अब देखो ये जो पर्पल है ये पेपर के प्लेन से बाहर निकल रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। पेपर के प्लेन से बाहर आता हुआ ऑब्जर्वर की तरफ। और जो डैश है वो पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ जाता हुआ और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यानी कि ये जो प्लेन है इसको अगर आप मान ले पेपर का प्लेन या बोर्ड का प्लेन, तो ये दोनों तो बोर्ड के प्लेन के अंदर है। ये बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है और ये बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है। कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री है। सॉलिड लाइंस का प्लेन क्या है? सेम। ये देखिए सॉलिड लाइन एक ही प्लेन में है। वेज और डैश का भी प्लेन क्या है? सेम। वेज डैश एक प्लेन में है, वो फिलहाल कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। और सॉलिड लाइन एक प्लेन में है जो कि कौन सा है? वर्टिकल। अब मैं आपसे पूछता हूं सॉलिड लाइन और वेज डैश का प्लेन सेम होता है क्या? सॉलिड लाइन एक प्लेन में है दोनों, वेज और डैश दोनों एक प्लेन में है, लेकिन वेज डैश और सॉलिड का प्लेन सेम, दे आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल में है तो एक। क्या बात आपको समझ आई? तो पहला पॉइंट, वेज और डैश का प्लेन क्या होता है? सेम। सॉलिड लाइंस का प्लेन क्या होता है? सेम। बट वेज डैश सॉलिड लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में होती है। तो यहां पर दो वी बनती है। पहली वी जो आपने बनाया है किससे? सॉलिड लाइन से। और दूसरी वी आप किससे बनाओगे? वेज एंड डैश। और वेज और डैश की अगर अपन बात करना चाहे तो वेज डैश का प्लेन सॉलिड के प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। एक वी ये बना दी और एक वी ये बना दी। ये आपके मतलब कहां पर हुआ? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो वेज डैश का प्लेन क्या है? सेम। सॉलिड का प्लेन क्या है? सेम। लेकिन वेज डैश और सॉलिड आपस में किसमें है? परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर है। कई बार आपके सामने ऐसे लिखेगा, ध्यान से सुनते रहना, कई बार आपके सामने इस प्रकार से लिख देगा, आगे किसको लिख देगा? डैश को, और पीछे किसको लिख देगा? वेज को। आप बताइए इन दोनों में से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है और कौन सा गलत है? क्यों दोनों सही क्यों है बताओ? देखिए अगर आप सही तरीके से बात करना चाहे ना, तो जब इस मॉलिक्यूल को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मान लीजिए इस प्रकार से आपने मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया, जो बिल्कुल मेरे सामने बैठा है, बिल्कुल उसको केवल पर्पल दिखाई दे रहा है, उसको ब्लू एटम दिखाई ही
नहीं देगा, क्योंकि पर्पल के जस्ट पीछे क्या है, ब्लू, यानी कि जो आपके साइड है उसको क्या बोलते हैं, वेज, और वेज के जस्ट पीछे क्या होता है, डैश होता है। वेज के जस्ट पीछे क्या होता है, डैश होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि ये जो डैश है ये वेज के पीछे है। अब चाहे इसको इसके पीछे ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि आगे कौन है, वेज, और उसके पीछे कौन है, डैश, क्योंकि डैश आपको दिखाई देता ही नहीं है। अगर आप सही मायने से देखेंगे तो आपको केवल जो सामने बैठे हैं केवल और केवल पर्पल एटम दिखाई देगा, ब्लू दिखाई नहीं देगा। तो उसको दिखाने के लिए वेज के या तो लेफ्ट में या वेज के राइट में दिखाया जाता है। दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है, सही है, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन क्या है, सही है। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए, वेज डैश जो है वो देखने का तरीका है। अब आपको मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल ऐसे दिखाया है, तो इसमें वेज डैश पहचानो, बताइए, वेज डैश पहचानो, वेज डैश, वेज कौन है, वेज कौन है, पर्पल, रेड बोल रहे राक्षस, ये तो सॉलिड लाइन होगा, इसकी रेड की और येलो की डिस्टेंस सभी से क्या है, सेम। अगर आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रेड और येलो आपसे सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन पर्पल आपकी तरफ आ रहा है और ब्लू आपसे दूर जा रहा है, और जो बिल्कुल सामने बैठा है उसको केवल पर्पल दिखाई दे रहा है। तो वेज के पीछे डैश होता है, तो कई बार हम उसको ऐसे और कई बार हम उसको ऐसे लिख देते हैं। अगर मैंने ऐसे वेज और डैश बनाना चाहा तो इसका मतलब मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखिए, ये कौन सी लाइन आ गई मेरे पास, सॉलिड, पक्का। फिर यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो ये क्या बना दिया है, वेज, और ये क्या बना दिया है, डैश। तो ये कुछ इस प्रकार से वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। लेकिन सर आप इसको ऐसे भी तो दिखा सकते थे। अगर अपन बात करें, ये देखो, आप बताओ वेज कौन आपके लिए, पर्पल, और डैश कौन है, ब्लू, और इस बार सॉलिड लाइन कहां पर है, ऊपर की साइड। तो ऐसे भी देख सकते हो वेज डैश को, ऐसे भी देख सकते हो, या फिर जैसे आप देखते हो वैसे भी देख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया है तो यहां पर कौन आ जाएगा मेरे भाई, वेज, और यहां पर कौन आ जाएगा, डैश। डैश वेज के पीछे होता है, तो ये भी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन सही है और ये भी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन सही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से यहां तक छापेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3D में अगर मॉलिक्यूल को प्रोजेक्ट करना चाहो तो किस प्रकार से प्रोजेक्ट होगा, एक बार 3D में देखो, इमेजिन करना पड़ेगा आपको मॉलिक्यूल को। ये कौन सा है, कार्बन, इस कार्बन पर ये लगा हुआ हाइड्रोजन एक, ठीक है, फिर ये लगा हुआ दूसरा हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड किस में है, सेम प्लेन में, पक्का। चलिए, फिर यहां से ये आएगा आपकी तरफ एक हाइड्रोजन, जिसे आप क्या बोलोगे, वेज, प्लेन से बाहर निकल के आया है, और एक जाएगा यहां पर हाइड्रोजन जो प्लेन के अंदर, उसे क्या बोलोगे, डैश। तो ये 3D होती है मॉलिक्यूल की। ये सेंट्रल एटम है, यहां से ये गया आपका एक सॉलिड लाइन, ये गई दूसरी सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन का प्लेन क्या है, सेम। फिर यहां से एक क्या गया, वेज, और एक क्या गया, डैश। वेज और डैश का प्लेन क्या है, सेम, और सॉलिड लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपके टेट्राहेड्रल में कितनी वी बनती है, दो। एक वी तो कौन सी बनेगी, सॉलिड वाली, और एक कौन सी बनेगी, वेज एंड डैश, और दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जल्दी से निपटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। निपटा दिया है क्या सभी ने? तो वेज डैश से डरने की जरूरत नहीं है। आपने कई बार देखा होगा जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे +1 के अंदर, तो इतना सा लिख के छोड़ देता है, जैसे ऐसे लिख के छोड़ दिया, वेज। तो डैश अब कहां है, डैश इस वेज के पीछे है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वेज के जस्ट पीछे क्या होता है, डैश, पक्का, यस। तो कई बार हम इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, इसके लेफ्ट में लिख या इसके राइट में लिख, उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो, ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज अलग अलग नहीं, लेकिन आपने इसमें तो इधर लिखा हुआ और उसमें उधर, क्योंकि वो उसके पीछे है, दिखाने के लिए थोड़ा सा हटके लिखना पड़ेगा। फिर वो लेफ्ट में लिखा जाए या राइट में लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डैश वेज के पीछे होता है। निपटा दिया है। तो ये तो एक कार्बन की कहानी हुई। कितने कार्बन की कहानी हुई, एक कार्बन की कहानी हुई। दो कार्बन की अगर कहानी होती तो हम किस प्रकार से बातें करते, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए ध्यान से सुनते रहना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसके बिना आपको आने वाला क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हमारे सामने है इथेन। क्या है, इथेन। बताइए, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3, और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3, पक्का। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बननी चाहिए, यस। एक यहां पर आपका टेट्राहेड्रल बनेगा, एक यहां पर बनेगा। तो देखिए, अगर अपन बात करना चाहे, ये हमारे सामने कार्बन, इस पर लिख लेता हूं मैं 1 और इस पर लिख देता हूं 2, तो ये हमारे सामने रहने वाला है कार्बन नंबर 1, पक्का। अब देखो, इस पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे सॉलिड वी।
इस प्रकार से सॉलिड भी बना दी है। तो आप देखिए, अगर आप इसको सही तरीके से लिखेंगे तो आपको यहां पर कौन कौन से बॉन्ड दिखाई देंगे। आपको कार्बन हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड दिखाई देंगे, पहले कार्बन पर 3 और एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाई देगा। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। आगे बात समझ में। तो ये तो आपने सॉलिड भी बनाई है, तो यहां पर क्या बनाएंगे हम, वेज, और क्या बनाएंगे, डैश। तो ये 3 हाइड्रोजन आपने लगा दिए जो कि पहले वाले कार्बन पर लगे हुए थे। दैट इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। अब बताओ कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है कि नहीं है। तो यहां पर हमारे सामने है कार्बन, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर अपन बात करना चाहे तो दूसरा हमने ये बना दिया है हाइड्रोजन यहां पर। अब कार्बन नंबर 2 पर फोकस करो। किस पर फोकस करो, कार्बन नंबर 2 पर। क्या कार्बन नंबर 2 पर जो आपकी सॉलिड वी है वो बन चुकी है। अब क्या बनाना बाकी है, केवल वेज एंड डैश। तो यहां पर हमने बना दिया वेज और यहां पर हमने बना दिया डैश। ये आपके सामने वेज डैश रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अगर इसी को ही हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टिल्ट। तो आपको यही कई बार इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिल जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। कार्बन्स को नहीं दिखाया तो यहां पर यह रहेगा हाइड्रोजन। यहां पर वेज पर भी कौन है, हाइड्रोजन, डैश पर भी कौन है, हाइड्रोजन। दिस कार्बन एटम इज नॉट मेंशन। यहां पर अगर अपन बात करना चाहे, यहां पर हाइड्रोजन, बताइए वेज पर भी कौन होगा, हाइड्रोजन, और डैश पर भी कौन होगा, हाइड्रोजन। इस पहले वाले में सॉलिड भी बताओ। देखो सॉलिड भी पहले वाले की बनी हुई कि नहीं बनी हुई है, केवल पहले वाले पर फोकस करो, सॉलिड भी ये बनी हुई है। और ये रहे 2 वेज एंड डैश। इसी प्रकार से पीछे वाले पर फोकस करोगे तो पीछे वाले की सॉलिड भी ये बनी हुई, गौर से देखिए, और ये रहे वेज एंड डैश। अब ध्यान से सुनो, ये कार्बन नंबर कौन सा है, 1, और ये कार्बन नंबर कौन सा है, 2। अगर कार्बन नंबर 1 की जो सॉलिड लाइन है और कार्बन नंबर 2 की जो सॉलिड लाइन है वो किधर आ जाती है, सेम साइड। बताइए कहां पर है, सेम साइड है कि नहीं है। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। उम्मीद करता हूं ये वर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज से ध्यान रखेंगे। ये दोनों सॉलिड लाइन वेज डैश में एक्लिप्स्ड कैसे बताया जाता है, दोनों सॉलिड लाइन अगर सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। अब अगर अपन बात करना चाहे तो सर ऐसे भी तो लिखा जा सकता था। मान लीजिए ये कार्बन नंबर 1 हमारे सामने है, क्लियर। ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 2। यहां पर हमने क्या बना दिया है, वेज। यहां पर हमने क्या बना दिया है, डैश। ध्यान से सुनते रहना। तो कार्बन नंबर 1 की कहानी तो पूरी हो गई, वेज डैश और सॉलिड लाइन सारी बन गई। अब कार्बन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो कार्बन नंबर 2 को जो आपको बनाना है वो सॉलिड लाइन आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। आप यहां पर बना दिए हो क्या, सॉलिड लाइन। देखिए जो कार्बन नंबर 2 पर जो आपको दूसरी सॉलिड लाइन बनानी थी वो आप कुछ इस प्रकार से बना दिए हो सॉलिड। तो आप देखो कार्बन नंबर 2 की सॉलिड लाइन कंप्लीट हो गई है क्या, कार्बन नंबर 2 की सॉलिड लाइन कंप्लीट हो गई है क्या। तो अब कौन बचा है, केवल वेज, और कौन बचा है, डैश। तो यहां पर वेज पर भी हाइड्रोजन और डैश पर भी हाइड्रोजन। वापस लौटेंगे सभी लोग। अगर आपने सॉलिड लाइन ऐसे बनी हुई रखी है तो वेज और डैश, इसमें 2 एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और वो कौन सा है, एक्सटीरियर। एक इंटीरियर एंगल होता है और कौन सा होता है, एक्सटीरियर। तो वेज डैश हमेशा एक्सटीरियर एंगल पर आती है। यहां पर वेज डैश हमेशा कहां पर आएंगी, एक्सटीरियर पर। यहां नहीं बनानी है वेज और डैश को। तो अगर आपने ऐसा बना रखा है तो वेज डैश यहां पर आएंगी। और मान लीजिए आपने कुछ इस प्रकार से बना रखा है तो बता सकते हैं वेज डैश कहां जाएंगी, ये इंटरनल, और ये कौन सा एंगल है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ज्यादा। तो वेज और डैश हमेशा कहां पर जाती है, एक्सटर्नल एंगल पर। तो आप गौर से देखिएगा, ये बनी हुई आपके सामने सॉलिड लाइन, तो ये कौन सा एंगल है, इंटरनल, और वो कौन सा है, एक्सटर्नल। ये कौन सा एंगल है, इंटरनल, और वो कौन सा है, एक्सटर्नल। तो हमेशा वेज डैश एक्सटर्नल एंगल पर होते हैं। तो यहां पर ये आप लोगों के सामने बनकर आ गया है। इसी को अगर आप थोड़ा सा सीधा कर दोगे, जो कि थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाने वाला भी हूं, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहां पर कौन है, हाइड्रोजन। वेज पर भी कौन है, हाइड्रोजन। डैश पर भी कौन है, हाइड्रोजन। वेज पर भी कौन है, हाइड्रोजन। डैश पर भी कौन है, हाइड्रोजन। ये आपके सामने बनकर आ गया है। दोनों पर, दोनों कार्बन पर सॉलिड लाइन पर फोकस कीजिए। दोनों कार्बन की सॉलिड लाइन सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है। तो बेटा इसे हम बोलते हैं स्टैगर। क्या बोलते हैं, स्टैगर। मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देने ही पड़ेंगे। सबसे पहले, क्या वेज डैश में एक्लिप्स पहचान लोगे, दोनों सॉलिड लाइन सेम साइड तो एक्लिप्स, और दोनों सॉलिड लाइन अपोजिट साइड तो स्टैगर्ड। क्या बात आपको समझ में आई, छापिए, आगे बढ़ूंगा जल्दी से। तो 2 कार्बन में आप इस प्रकार से बातें कर सकते हैं। अभी हम और बातें करेंगे कि ये किस प्रकार से 2 कार्बन वाला सिस्टम आपको दिखाई देगा। कल वाले पेपर में 650 प्लस कितने बच्चों के हैं भाई, 650 प्लस।
600 प्लस, क्या बात, पहला टेस्ट था ये तो, मतलब ब्रेक के बाद कोई बहुत ज्यादा हाई फाई बातें भी नहीं पूछी गई होंगी जो तुम ऐसे रायते की तरफ फैल गए हो। 500 प्लस, काम नहीं चलेगा भाई इतने से, काम नहीं चलेगा इतने से, मैं आपको बता देता हूं, फिर कई साल लगेंगी। ऑर्गेनिक के सारे सवाल किसके सही है? एक ही गलत हुआ हो, चलिए दो ही गलत हुए हो। 20 और 20 प्लस कितने लोगों को सही है? 20, 25 थे मेरे टोटल के सवाल, 20 और 20 से ज्यादा कितने लोगों के सही है? चलिए यहां तो तादाद अच्छी है, बाकी भी कोशिश करेंगे। तुम बार बार चाहोगे कि सर हम तक भी पहुंचो, नहीं पहुंचूंगा, कि सर कभी ये भी तो पूछो कि एक किसका सही हुआ है। निपटा दिए हैं क्या? अब तो निपटा दिया होगा। अब निपटाया क्या? वैज डैश में स्टैगर्ड और एक्लिप्स पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ूं। देखिए किस प्रकार से इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले मैं इसमें बात करना चाहूं, देखो ये आपको टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट दिखाई दिया, सामने वाले पर फोकस कीजिए। देखिए ये कौन सी लाइन हो गई आपके लिए? ये कौन सी लाइन है? सॉलिड। ये वेज और ये, ठीक है। फिर यहां पर अभी कोई एटम नहीं लगाया है, मैंने यहां पर इस एटम को जोड़ दिया है। अब वापस से फोकस करेंगे और समझेंगे। क्या आपको ये वापस से चीजें दिखाई दी? इस कार्बन पर अगर अपन फोकस करें तो इसके ये रही दोनों सॉलिड लाइंस जो मैंने यहां पर पकड़ा हुआ है। क्लियर? ये वाला एटम ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला आपसे सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं है? और अगर अपन बात करें तो ये क्या है? वेज, और ये क्या है? डैश। तो ये तो इसकी कहानी हो गई। पीछे वाले की अगर अपन बात करना चाहें तो ये और ये तो कौन से हो गए हैं? सॉलिड। ये ग्रे वेज और ये डैश। इस प्रकार से जब आप इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल ऐसे है, तो इसे कौन सी कंफर्मेशन बोलेंगे? एक्लिप्स्ड। क्योंकि ये सॉलिड लाइन और ये सॉलिड लाइन दोनों कहां है? सेम साइड। पक्का? इसी को अगर अपन ऐसा सीधा कर देते हैं तो ये आपको ऐसे दिखाई देने लगता है। देखिए ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो यहां पर ये आपने कौन सा एटम लिखा हुआ है? ये एच, ये रहा ग्रीन वाला। क्लियर? ये वेज पर ये रहा हाइड्रोजन, डैश पर ये रहा हाइड्रोजन, ये गई सीधी लाइन। उसके बाद ये रहा हाइड्रोजन ग्रीन वाला, ये रहा ग्रे वाला और ये रहा व्हाइट वाला। इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई देता है। तो जब दोनों सॉलिड लाइन किधर होती है? सेम साइड, तो इसे एक्लिप्स्ड बोलते हैं। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो देखिए ये जो सॉलिड लाइन है ऊपर की साइड है और दूसरी सॉलिड लाइन नीचे की साइड है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? तो अभी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनी हुई है पीछे, गौर से देखो, ये बनी हुई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पीछे। क्लियर? लेकिन अगर अपन बात करना चाहे, राइट नाउ द सॉलिड लाइंस आर अपोजिट, और जब सॉलिड लाइन अपोजिट होती है तो उसे हम स्टैगर्ड बोलते हैं, और जब दोनों सॉलिड लाइन किधर होती है? सेम साइड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? क्या सर यहां पर आप टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ कर सकते हो? यस। देखिए आप जानते हैं कुछ इस प्रकार से टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ किया जाता है। क्या आपको ये ट्राइंगल दिखाई दी? यहां पर ये बना दी है ट्राइंगल, और इससे यहां पर जाओगे तो ये देखो ये टेट्राहेड्रॉन बन गया इस कार्बन। सर इधर वाले पर भी बना के दिखाओ। यहां पर ये इस प्रकार से, ये तो क्या बन गया है? ट्राइंगल। ये देखो ये क्या बन गया है? ट्राइंगल। और इसको यहां से जब देखोगे तो ये बन गया है टेट्राहेड्रॉन। तो दो टेट्राहेड्रॉन आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपने पूरी ज्योमेट्री बनाई वेज एंड डैश में। सर एक बार यहां पर भी बता सकते हो क्या? यस, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो ये हमारे सामने इस प्रकार से ट्राइंगल बना, ये यहां पर जोड़ोगे चौथे एटम से तो ये टेट्राहेड्रॉन बनता हुआ दिखाई दिया। इसमें अगर अपन बात करना चाहे तो ये आप लोगों के सामने ट्राइंगल बना, इसको यहां से जोड़ोगे तो ये टेट्राहेड्रॉन बनता हुआ दिखाई
दिया है। कितने टेट्राहेड्रॉन बनते हुए दिखाई दिए हैं? 2। क्लियर? तो आपको बस अभी तक कितना पहचान में आना चाहिए कि वेज और डैश में क्या आप स्टैगर्ड और एक्लिप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, क्योंकि हमें बनाने नहीं है, हमें तो बना हुआ देगा, हमें तो पहचान में आना चाहिए कि वो स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है। नेक्स्ट अब जो आता है हमारे सामने उसे हम बोलते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? सोहर्स प्रोजेक्शन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा सोहर्स प्रोजेक्शन। मेरे भाई मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सोहर्स प्रोजेक्शन की बातें करने वाला हूं। किसकी बातें करने वाला हूं? सोहर्स प्रोजेक्शन। देखिए ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। कभी आपको लगता हो कि ये साइंटिस्ट का नाम है? सोहर्स एक टूल होता है। क्या होता है? टूल। क्लियर? अब कैसे बनाना है? दो बातें हैं 12th लेवल पर। एक तो होता है कि कैसे बना, क्लियर, और दूसरा होता है कैसे बनाया जाता है। तो 12th लेवल पर यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनाया जाता है। कैसे बना ये 12th लेवल पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपके सामने एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या रहने वाला है? इथेन। ये आप लोगों के सामने मॉलिक्यूल है इथेन। ध्यान से सुनना मैं कैसे बना रहा हूं। इसको कार्बन नंबर क्या बोल दिया है? 1, और इसको कार्बन नंबर क्या बोल दिया है? 2। ठीक है? अगर आपको सोहर्स प्रोजेक्शन बनाना है तो कैसे बनाना है? ध्यान से सुनेगा एक एक बच्चा। आपको क्या करना है? सबसे पहले यहां पर एक इंग्लिश का अल्फाबेट वाई बना लेना है। जैसे ये जो वाई आपने बनाया है ये उल्टी वाई बनी हुई है। जैसे मैं अपना खुद का नाम लिखूं तो ऐसे लिखते हैं, ये कैसी वाई है? सुल्टी। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये, और अगर मैंने वाई ऐसी बना दी तो ये वाई कैसी है? उल्टी। क्लियर? ये वाई सुल्टी होती है और ये कैसी होती है? उल्टी। तो ये जो वाई आपने बनाई है ये कैसी बनाई हुई है? उल्टी। आगे बात समझ में? इसी प्रकार से एक तिरछी लाइन खींचेंगे। ये लाइन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट और तिरछी होनी चाहिए, मतलब ऐसे स्लैंटेड लाइन खींचनी है आपको। और ऐसी ही वाई आपको यहां पर भी बना देनी है ऐसे। ये देखिए दोनों वाई एक जैसी है कि अलग अलग? एक जैसी। तो बेटा ये जो आपका रहेगा ये रहेगा कार्बन नंबर 1, और ये जो आपके सामने रहेगा दैट विल बी कार्बन नंबर 2। क्लियर? कार्बन नंबर 1 पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। तो ये 3 हाइड्रोजन यहां पर लगा दीजिए। कार्बन नंबर 2 पर भी कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। तो यहां पर लगा दीजिए। यानी कि आपने ये जो वाई बनाई है इस प्रकार से, इस वाई के यहां पर दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल रखना है वो कितना रखना है? 120। कितना रखना है? 120। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कुछ इस प्रकार की वाई बना दे। बताओ ये कैसी वाई बनाई है? सुल्टी। तो फिर से आपको ऐसे एक तिरछी लाइन खींचनी पड़ेगी, और यहां पर भी जो आपने वाई बनानी है वो कैसी बनानी है? सुल्टी। इस प्रकार से। तो ये आपके सामने कार्बन नंबर क्या रहेगा? 1। ये कार्बन नंबर क्या रहेगा? 2। तो ये तो एक कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया। अब इस कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने बनने चाहिए? 4। एक तो बना लिया इसने। 3 किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन से। तो यहां पर आप क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। यहां पर भी क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। इन दोनों में देखो दोनों वाई एक जैसी बनी हुई है कि अलग अलग? कैसे? ये देखो उल्टी उल्टी सुल्टी, दोनों वाई एक जैसी, दोनों वाई एक जैसी। अगर ऐसा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड। यानी कि सोहर्स में वाई को देखकर पहचानना है। ये भी एक्लिप्स्ड है और ये भी क्या है? एक्लिप्स्ड। अगर दोनों वाई एक जैसी है तो उसे क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि यहां पर जो आपने वाई बनाई हो वो कैसे बनाई हो? सुल्टी। फिर आपने इस प्रकार से लाइन ड्रॉ किया हो, और यहां पर जो आपने वाई बनाई हो वो कैसे बनाई हो? उल्टी। क्लियर? एक वाई उल्टी और एक वाई सुल्टी, तो स्टैगर्ड बनेगा। क्या बनेगा? स्टैगर्ड। यहां पर देखिए ध्यान से क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ये क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो वाई आपने बनाई हो ये वाई कैसी बना दी हो? उल्टी। अब ये उल्टी बनाई है तो फिर नेक्स्ट जो वाई मुझे बनानी पड़ेगी वो कैसी बनानी पड़ेगी? सुल्टी। पक्का? इस प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जो हंस रहा उसके दांतें तोड़ दूंगा मैं। ये देखिए ये हमारे सामने रहने वाली दोनों वाई अलग अलग है। ये कैसी है? उल्टी। वो कैसी है? सुल्टी। ये कैसी है? सुल्टी। तो वो कैसी है? उल्टी। इस टाइप से जब आप लिखोगे तो उसे क्या बोलोगे? स्टैगर्ड। क्या बोलोगे? स्टैगर्ड। अब यहां पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप जो वाई बना रहे हो तो इन वाई की दो लाइनों के बीच में एंगल कितना है? 120। ये सारे एंगल कितने के हैं? 120। ये जो लाइन है आपको कैसी खींचनी है? तिरछी। तिरछी स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। जब आप इस प्रकार से बनाते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा,
जब आप इस प्रकार से बनाते हैं, चाहे आप कोई सा भी बनाओ, एक्लिप्स बनाओ या स्टैगर बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कार्बन एटम रहता है, इसे हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? फ्रंट कार्बन। कौन सा बोलते हैं? फ्रंट कार्बन का नाम दिया जाता है। और ये वाला जो कार्बन रहेगा, जिसको लिखा नहीं जाता है, डॉट से लिखा जाता है, ये कौन सा कार्बन रहता है? बैक कार्बन। और फ्रंट और बैक कार्बन को एक इलोंगेटेड लाइन से मैच किया जाता है। ये लाइन नॉर्मली क्या होती है? बड़ी। इन वाली लाइंस के कंपैरिजन में इस लाइन की लेंथ क्या होती है? ज्यादा। आप देख सकते हो, यहां पर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो इसे हम सॉहर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉहर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो सॉहर्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्या आप स्टैगर्ड और एक्लिप्स पहचान सकते हैं? यस, बड़ी आसानी से। दूसरी, जो वाई बनी हुई है उसकी दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आई? छापिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। जल्दी मतलब जल्दी, और पढ़ना शुरू कर दो। अगर इतने से कम सिलेबस में हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं 600 को, तो फुल सिलेबस में तो भूल जाना, निपटा देगा तुम्हें। हवाबाजी से मार्क्स नहीं आते हैं। पढ़ने से मार्क्स आएंगे, ना मोटिवेशन से आएंगे, ना किसी दूसरी चीजों से आएंगे। पेपर में आपने देख लिया होगा, निपट जाएगी फाइल तुम्हारी। अभी तो क्या है, ब्रेक के बाद आप लोग आए हैं, सभी का पढ़ने का मन कर रहा है। जो 7 मई को पेपर देंगे उनकी हालत देखो, वो दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं और पागल हो गए हैं। अगले दिन कितना पढ़ेंगे उनको पता नहीं है। ना पढ़ते हुए भी वो चेयर पर बैठे रहते हैं, क्योंकि एक लेवल आ जाता है, उसके बाद पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में पढ़ाई करनी क्या होती है? आसान। और तुम शुरुआत में ही फैल गए हो, आखिर में जाते जाते तो तुम किताबों को साइड में फेंक दोगे। निपटा दिया है क्या? अब तो निपटा दिया होगा। देखिए, मॉलिक्यूल वही है, केवल मॉलिक्यूल को जो ऑब्जर्व करने का तरीका है ना, वो बदल गया है। कुछ लोग बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं, जैसे मैंने बताया वैसे बना ही नहीं रहे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाई बना रहे हैं, एक वाई ऐसे बना ली, फिर एक वाई ऐसे बना ली है, फिर इनको ऐसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार मान लिया अगली बारी वाई यहां बन गई है, तो फिर वो ऐसे बना रहे हैं। तो सही तरीका क्या है कि एक पहले एक वाई बनाया, फिर क्या खींचा है? तिरछा लाइन। क्लियर? उसके बाद दूसरी वाली वाई यहां पर जो बनाना चाहते हैं बनाइए, क्योंकि उसमें फिर आप ऐसे घूम के नहीं आते। तो जो पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। निपटा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मॉलिक्यूल कैसे दिखा? जैसे वेज टेस्ट हमें क्लियरली दिखाई दिया, तो इसमें भी आप बता सकते हो क्या? यस। सॉहर्स प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल को ऑब्लिक एंगल पर देखा जाता है, टिल्ट करके देखा जाता है। जैसे अगर अपन बात करना चाहे, आप ऐसे मॉलिक्यूल को देख रहे हो, जैसे आप लोगों के लिए मैं बात करूं, तो अब ये मॉलिक्यूल आपको वेज एंड डैश में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? वेज एंड डैश। ये आपके लिए क्या है? दोनों वेज, और ये दोनों क्या बन गए? डैश। और इसी मॉलिक्यूल को जब आप लोग ऐसे ओब्लिक करके देखते हैं, टिल्ट करके देखते हैं, तो ये सॉहर्स में दिखाई देता है। क्लियर? यहां से होगा ऑब्जर्वर, यहां पर ऑब्जर्वर होगा। तो फिर सर वो वाई कैसे बनती है? मान लीजिए अगर मैं इसको हटा दूं, यहां से ये हटा दूं, और मैं इसकी इमेज लूं, गौर से देखो। क्लियर? यहां पर जो एंगल है कितने का है? 109, 109। और मैं इसकी यहां पर इमेज लूं, तो पीछे क्या बनती हुई दिखाई देगी? वाई। आप देखो, अगर इसको ऐसे रख के और इसकी इमेज बनाई जाए बोर्ड के ऊपर, तो आपको 3 लाइनें दिखाई देंगी इस प्रकार से। ये
क्लियर? तो जहां पर बॉन्ड एंगल कितने का था 109, ये उसकी क्या बनी है इमेज, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 120 का होता है। तो ये 120 बॉन्ड एंगल नहीं है, ये 120 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। जब 109 की इमेज बनाई गई बोर्ड के ऊपर तो वो 120 दिखाई दी। क्या दिखाई दी? 120। आपको मैं अभी और बताता हूं कि ये रियल नहीं है, क्योंकि इमेज जब बनाते हो तो चीजें बदल जाती है। जैसे मुझे 2 पेन दीजिए, कैप वाले। हाँ, अब देखो इसमें अगर अपन बात करना चाहे तो कैसी बातें होंगी। ये आपके सामने दिया हुआ है ऐसे, अगर मैं बोलूं बेटा इनके बीच में एंगल कितना है 120, और छोड़ो आप ये तो कंफर्म करते हैं 180 तो नहीं है, इन दोनों के बीच में एंगल नहीं है ना। अगर आप इसकी इमेज लेंगे, यहां से क्या डालेंगे लाइट, तो आपको क्या बनती हुई दिखाई देगी स्ट्रेट लाइन। कितना एंगल दिखाई देगा 180, और रियल कितना है 120। सो 120 इज द बॉन्ड एंगल एंड 180 इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब 109 को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो कितना दिखाई देता है 120। रियल में ये बॉन्ड एंगल नहीं है 120, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्योंकि बॉन्ड एंगल तो अभी भी कितना है 109, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है sp3। तो 120 बॉन्ड एंगल तो हो ही नहीं सकता। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो मॉलिक्यूल को आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो वो मामला है। जैसे इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे, ऐसे यूं, और आप इसकी इमेज बनाओगे तो आपको जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ना, आपको ये वाई बनता हुआ दिखाई देने लगेगा। ये जो है ये वाई बनता हुआ दिखाई देने लगेगा, और दोनों वाई जब एक जैसे बनेंगे पीछे तो आप उसे क्या बोलेंगे एक्लिप्स्ड। और मान लीजिए मैंने इसको ऐसे कर दिया होता, तो आप देखो इस वाले को जब आप बनाओगे तो इसकी इमेज बनेगी, तो ये वाई कैसी बनेगी सुल्टी। जब ये इमेज जाकर बनाएगा, इसको ऐसे रखोगे तो ये 2 लाइनें ऐसे दिखाई देने वाली है, तो ये कैसी इमेज बनेगी वाई की सुल्टी। और ऐसे लोगे तो ये कैसे बना कर देगा उल्टी। तो ये प्रोजेक्शन है, ये रियल मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। सो 120 जो यहां पर आप लिख रहे हो, क्या ये बॉन्ड एंगल है? नहीं, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस। हम इसे बॉन्ड एंगल नहीं बोलते हैं, ये 2 लाइंस के बीच का क्या है एंगल। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है उसे हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे तो हमारे सामने रहेगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन पहले समझेंगे मेरी बात को ना। न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते कैसे हैं पहले ये समझेंगे, फिर थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि बना कैसे। न्यूमैन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है इमेज। इमेज आपको कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि इमेज 2D में होती है और मॉलिक्यूल 3D में होता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमें इथेन का ही बनाना है। किसका बनाना है? इथेन। मेरी बातों को पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, और आगे से जब पेपर में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन गलत हुए ना, क्लास से बाहर निकालूंगा, बता रहा हूं, क्लास से बाहर निकालूंगा और निपटाऊंगा ढंग से, क्योंकि ऐसे तुम लोगों के सिलेक्शन आने वाले नहीं है। अगर तुम्हारी लाला लोरी की ना, तो इस पूरे बैच से एक सिलेक्शन नहीं निकाल सकते हम। इस पूरे बैच से एक सिलेक्शन निकालना भारी हो जाएगा, और सही तरीके से अगर हम चले ना तो आधे से ज्यादा बैच को सिलेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट बच्चों का अब चेंज हो चुका है, पढ़ना ही नहीं चाहता। स्पून फीडिंग इतनी ज्यादा हो गई है कोचिंग इंडस्ट्री में कि बच्चा सोच ही नहीं पाता है। पेपर में बैठ के बोलता मैं कैसे सोचूं, मैंने तो सोचने के लिए मास्टर रखा है, वो सोचता है, और सोचना तो आप ही को पड़ेगा। तो ध्यान देना, क्योंकि जब तक डर नहीं होता ना तब तक रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए ड्यू की एड सही बनाई गई, डर के आगे तो डरना जरूरी है। तो डंडा मैं बस बनवाने वाला हूं बहुत जल्दी। 1 2 जैसे डंडा परेड होगी तो आधे इधर वाले बैच के इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे कि वो क्या पढ़ा रहा, पीटने लग गया वो। तो ऐसे मास्टर के पास चलेंगे, भाई साहब तो पीटे नहीं, प्यार से बात करें। फिर 4 साल बाद वो लौट के आएंगे कि गुरुजी बस जिंदा रहने दो, बाकी जितनी हड्डियां तोड़नी है तोड़ो, पर सिलेक्शन करवाओ। तो टाइम आता है, क्योंकि तुम कितनी भी अफरा तफरी कर लो, सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा मेरे भाई, और कोई अल्टरनेट नहीं है। तो यहां पर ये हमारे सामने ऐसे है, ध्यान से सुनेंगे। जब भी आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो 2 चीजें पहले डिसाइड करेंगे। एक कार्बन को आप कौन सा कार्बन बोलेंगे? फ्रंट कार्बन। और एक कार्बन को कौन सा बोलेंगे? बैक कार्बन। तो एक बोल दिया फ्रंट और एक बोल दिया बैक। पहले मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, फिर बताऊंगा कि वो आया कैसे। ध्यान से सुनना। फ्रंट कार्बन को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है? डॉट से, ऐसे। और यहां पर भी क्या बना देना है? एक वाई।
वही वाई जो आप किस में बना रहे थे, सोहर्स प्रोजेक्शन। इन लाइंस के बीच में भी एंगल कितना रखना है, 120 डिग्री। पक्का? चलिए अब यहां पर अगर अपन बात करना चाहिए, फ्रंट कार्बन है, अगर अपन इसको ठीक से देखें ध्यान से, तो बताइए फ्रंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए, जरा मुझे बताओ। फ्रंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, 3। तो यहां पर एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, दैट इज कार्बन नंबर 1। ये जो आपने बनाया है ये कौन सा है, कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 के 3 बॉन्ड तो किससे बने हैं, हाइड्रोजन से, और चौथा बॉन्ड किससे बना है, कार्बन से। ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन का जो बॉन्ड है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में नहीं दिखाया जाता। क्लियर? बैक कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल से। तो आज ये सर्कल नहीं, ये कार्बन है, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 1। उस पर भी कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3। अगर पीछे भी आपने ऐसी ही वाई बना दी है जो कि डॉट वाले कार्बन पर बनाई हुई है, तो आप देखो दोनों वाई एक जैसी है कि अलग अलग, गौर से देखो, दोनों वाई एक जैसी है कि अलग अलग, एक जैसी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। एक मिनट सर रुकिए, अगर अपने को बनानी थी तो हम ऐसे भी तो वाई बना सकते थे फ्रंट कार्बन पर। यस, क्लियर? ये कौन सा है आपके सामने, फ्रंट कार्बन, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से। ये रहेगा कार्बन नंबर 1। बताइए इस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे तो ये कार्बन नंबर 2 जो कि किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सर्कल से। फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉट, बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल, और उस पर भी वैसी ही वाई बना दी जो कि फ्रंट वाले कार्बन पर बना रखा है। तो बताइए दोनों वाई कैसी हो गई है, दोनों कैसी हो गई है, एक जैसी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे सामने रहने वाला है एक्लिप्स्ड। कौन सा रहने वाला है, एक्लिप्स्ड। तो चाहे सोहर्स हो चाहे न्यूमैन हो, दोनों वाई एक जैसी, तो एक्लिप्स्ड। अब आप देखिए ये फ्रंट कार्बन है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया है आपने, डॉट से। तो ये रहेगा कौन सा कार्बन, फ्रंट कार्बन। पक्का? यस। यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो जिसको आपने सर्कल से लिखा है वो क्या है, बैक कार्बन। वो सर्कल नहीं, आपके लिए क्या है, बैक कार्बन। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप देखो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन की खास बात होती है कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में बॉन्ड विजिबल नहीं होता है। डॉट और सर्कल के बीच में कोई बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। अभी अपन इसको समझेंगे भी। नेक्स्ट ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली वाली जो वाई आपने बनाई वो कैसी बना दी, ध्यान से देखो, पहली वाली वाई जो बनाई वो कैसी बना दी आपने, उल्टी। पक्का? यस। तो ये फ्रंट कार्बन हो गया आपका डॉट वाला। कौन सा कार्बन हो गया, फ्रंट कार्बन। अब मेरे को बताओ इन लाइंस के बीच में एंगल कितने का है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड एंगल, मैं बोल रहा हूं कि इन लाइंस के बीच में एंगल कितने का है, 120। और फिर मैंने क्या बनाया है, सर्कल। तो ये सर्कल नहीं, ये क्या है, बैक कार्बन। पक्का? चलिए तो देखिए इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो 120 का है, और बिल्कुल इसके बीच में अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो बताओ ये कितने पर चल जाएगी, दोनों से 60। पक्का? इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 120। बिल्कुल बीच में ड्रॉ कर दूं तो 60। इन दोनों के बीच में बॉन्ड सॉरी एंगल कितने का है, 120। बीच में ड्रॉ कर दूं 60। आप बताओ दोनों वाई एक जैसी है कि अलग अलग? जो डॉट पर बना हुआ है वो उल्टा है और जो सर्कल पर बना हुआ है वो सुल्टा है। एक मिनट सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपने पहली वाली वाई बनाई हो वो कैसे बना दी हो, सुल्टी, इस प्रकार से। तो यहां पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन। क्या लगेगा, हाइड्रोजन। यहां पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन। और जो आपने ये वाली वाई बनाई हो वो कैसे बना दी हो, उल्टी। तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में बनाना है ये वाला, फिर इन दोनों के बिल्कुल बीच में बनाना है ये वाला, फिर इन दोनों के बिल्कुल बीच में बनाना है ये वाला। तो ये जो आपके सामने कन्फर्मेशंस रहती है इनको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्टैगर्ड। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप एक्लिप्स और स्टैगर्ड पहचान सकते हैं? कैसे पहचानोगे, दोनों वाई एक जैसी तो एक्लिप्स्ड और दोनों वाई अलग अलग तो स्टैगर्ड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? पहले यहां तक छापिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूमैन को ये कैसे पता चला, किस प्रकार से लिख रहा है, सारी बातें हम करेंगे। मॉलिक्यूल को केवल ऑब्जर्व करने का तरीका होता है।
क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आएगा। जो आप पढ़ रहे हैं वहां से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, क्योंकि जो पढ़ना है उसके लिए जरूरी होता है, इनसे क्वेश्चन नहीं होते। निपटा दिए हो क्या? दोनों वाई एक जैसी, तो सोहर्स और न्यूमैन दोनों में क्या होगा? एक्लिप्स्ड। दोनों वाई अपोजिट, तो सोहर्स और न्यूमैन दोनों में क्या होगा? स्टैगर। निपटा दिए हो क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अब निपटाया क्या? जल्दी करेंगे भाई, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपने प्लस वन में खूब बातें की है। अब तो निपटा दिया होगा। चलिए लिखिए, in Newman projection front carbon is represented by dot. In Newman projection front carbon is represented by dot. हालांकि लिख भी दिया है, लेकिन कुछ लोगों को ये चाहिए कि बहुत सारा लिखा होना चाहिए मेरे नोटबुक में। आपने देख लिया कि आप कैसे लिखते हो, उससे कोई फर्क, पेपर थ्योरेटिकल नहीं है, अप्लाई करना आना चाहिए चीजों को। इन न्यूमैन प्रोजेक्शन फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, and back carbon is represented by circle, and back carbon is represented by circle. Next, bond between front carbon and back carbon, bond between front carbon and back carbon, front carbon और back carbon के बीच का जो bond रहेगा, bond between front carbon and back carbon is not visible, is not visible. वो विजिबल नहीं होता है। कई बातें आपको समझ में आ गई है। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, मॉलिक्यूल को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान से सुनना। देखिए, ये अगर इसी मॉलिक्यूल को बेटा आप ऐसे देखते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है, तो राइट नाउ ये आपको कैसे दिखाई देगा? वेज एंड डैश। कैसे? ये वेज है और ये क्या है? डैश है, ऐसे दिखाई देगा। ऐसे इसी मॉलिक्यूल को बिल्कुल सामने से देखो। कहां से देखो? सामने से, तो ये आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाई देने लगेगा। ऐसे जब आप सामने से देख रहे होंगे, बिल्कुल सामने से जो बैठे देखेगा, उसको क्या दिखाई देगा? देखो, सामने से जब वो देखेगा तो उसको केवल एक ब्लैक एटम दिखाई दे रहा है। तो इसे कौन सा कार्बन बोलते हैं? फ्रंट। और इसे कौन सा बोलते हैं? बैक। तो जब आप सामने से देखते हो तो ओनली फ्रंट कार्बन इज विजिबल, बैक कार्बन इज नॉट विजिबल। जो बिल्कुल सामने से देख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, केवल फ्रंट कार्बन दिखाई देता है। और सही तरीके से देखो ना, तो उसको ग्रीन एटम भी एक ही दिखाई देगा, क्योंकि दूसरा ग्रीन उसके क्या है? पीछे। जो बिल्कुल सामने से देखेगा उसको एक ग्रीन दिखाई देगा, दूसरा ग्रीन दिखाई नहीं देगा। उसको व्हाइट एटम भी कितना दिखाई देगा? एक। और ग्रे एटम भी कितना दिखाई देगा? एक। तो जब आप इसको इस प्रकार से देखें और इसकी क्या लें? इमेज। जैसे ये आप लोगों के सामने इस प्रकार से, यहां से क्या लें? इस पर लाइट डालें और इमेज बनाए, तो बताएं इमेज में आपको केवल इतना सा दिखाई देगा। ये फ्रंट कार्बन दिखाई देगा, ये हाइड्रोजन दिखाई देंगे, ये हाइड्रोजन दिखाई देगा, उसके अलावा आपको कुछ दिखाई देने वाला नहीं। तो फिर सर आपने ये ऐसा कैसे बनाया है? देखिए, जब बॉन्ड के पीछे बिल्कुल बॉन्ड आता है तो उसे कौन सा बोलते हैं हम? एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। क्लियर? तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्लिप्स। क्योंकि दोनों वाई कैसी बनेंगी? एक जैसी। दोनों फिलहाल कैसी वाई बनेंगी? इमेज लोगे तो दोनों वाई उल्टी बनेंगी। तो जब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आए तो उसे क्या बोलते हैं? एक्लिप्स बोलते हैं।
तो यहां पर जब आप देखोगे तो सर केवल हमें तो फ्रंट वाला ही दिखाई देना चाहिए था, बाकी तो दिखाई नहीं देना चाहिए था। तो जानबूझकर इनको थोड़ा सा हट के दिखाया जाता है, वरना तो ये फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जस्ट पीछे कौन सा होता है, बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बट वो आपको दिखाई देगा ही नहीं। तो उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा हटके या तो लेफ्ट में या राइट में दिखाया जाता है। जैसे वेज के जस्ट पीछे क्या होता है, डैश, लेकिन उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा हटके दिखाना पड़ता है। तो ये आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो आपके सामने बनकर आएगा कौन सा एक्लिप्स्ड। केवल फ्रंट कार्बन विजिबल है, बैक कार्बन विजिबल नहीं है, फ्रंट कार्बन बॉन्ड विजिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आपसे पूछे ना कि आपको एक्लिप्स कंफर्मेशन में कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखते हैं, तो 3। सामने वाले का कार्बन हाइड्रोजन बस, क्योंकि पीछे वाले का जस्ट उसके पीछे होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते हैं। तो फिर सर आपने ये दिखाया क्यों है, थोड़ा सा बताने के लिए थोड़ा सा हटके दिखाया गया है। अब आपको क्या करना है, सामने वाले के जो बॉन्ड है उनके बिल्कुल बीच में पीछे वाले के बॉन्ड लाओ। आप अगर अपन बात करें प्रोजेक्शन में तो ये एंगल कितने का रहेगा, 120 प्रोजेक्शन में, और इसको घुमा के बिल्कुल इसके बीच में ले आता हूं तो इसके 120 के बीच में पीछे वाले का एटम आ जाएगा, यानी कि यहां पर कितने पर आ जाएगा, वो 60 पर। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में देखो पीछे वाला रहा, इन दोनों के बीच में बिल्कुल पीछे वाला, तो बिल्कुल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड आ जाता है, तो वो कौन सा बनता है, स्टैगर्ड। कौन सा बनता है, स्टैगर्ड। बॉन्ड के बिल्कुल बीच में जब बॉन्ड आ जाता है तो कौन सा बनता है, स्टैगर्ड। लेकिन अभी भी आप देखो कार्बन आपको केवल फ्रंट ही विजिबल है, जो बिल्कुल सामने बैठे उनको यही कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन दिखाई, और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी दिखाई नहीं दे रहा। तो चाहे प्रोजेक्शन आपका ये एक्लिप्स वाला हो चाहे स्टैगर्ड वाला हो, कार्बन केवल फ्रंट ही विजिबल होता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको विजिबल नहीं होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब जब आप दोनों वाई बनाओगे तो बताओ सामने वाली वाई कैसी बनेगी, उल्टी, और पीछे वाली वाई कैसी बनेगी, सुलटी। अब इसी को ऐसे देखना शुरू करो। अब देखो सामने वाली वाई कैसे बनेगी, उल्टी, और पीछे वाली वाई कैसे बनेगी, उल्टी, सॉरी सुल्टी। ये उल्टी और ये सुल्टी, दोनों वाई अलग अलग मतलब स्टैगर्ड, और दोनों वाई से मतलब एक्लिप्स्ड। क्या ये बात आपको समझ में आने लगी? कम से कम आप देखकर ये तो पहचान सकते हो कि ये कौन सा है, एक्लिप्स्ड है, और ये कौन सा है, स्टैगर्ड। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी ना तो आने वाले क्वेश्चन का आप जवाब दे देंगे, आने वाले क्वेश्चन का आप जवाब दे देंगे। लिखिए क्वेश्चन, write the IUPAC name of the following compound. Write the IUPAC name of the following compound. Write the IUPAC name of the following compound. अब आपको सारी चीजें अगर क्लियर हुई होंगी तो यहां से पता चल जाएगा। इसका आईपैक नेम लिखेंगे। तो थोड़ा साइज में इसको बड़ा बना देता हूं, काफी लोगों को विजिबल नहीं है, वो तो बेचारा देख ही आईपैड पे रहा है, फीस ऑफलाइन की दी है, पढ़ ऑनलाइन रहा है। क्या करें, अनअकैडमी वाले हमारे सुनते भी तो नहीं। ऑफलाइन के बच्चे को नहीं चाहिए डिजिटल, उसको व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ना है और धाए 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 पढ़ना है। हमारी तो टीचिंग खत्म हो गई, हम तो कई बार अच्छी बात बता के ऐसे ही बोर्ड पे थप्पड़ मार देते थे। अब बोर्ड पे थप्पड़ मारा मतलब 3-4 लाख रुपए हमारी सर्विस कटेंगे, बोर्ड टूट जाएगा। अपंग से हो गए, दीवार पे राक्षस, फिर मेरा हाथ टूट जाएगा, वो चलेगा सर, वो वैसे भी आपको ज्यादा फायदे की चीज हो नहीं। नाम लिखो, नाम, ज्ञान आप बहुत दे देते हैं। सबसे पहले बताओ क्या आप स्ट्रक्चर बना पाओगे? बना लिया आपने स्ट्रक्चर? देखिए कैसे बनाओगे, यहां पर ये कौन है, कार्बन, तो पहले इसी कार्बन से शुरू करो। ये रहा कार्बन, इस कार्बन पर बताओ क्या लगा हुआ है, CH3, फिर क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, Cl, और क्या लगा हुआ है, H। आ गई बात समझ में? अब ये कार्बन है और पीछे वाला सर्कल वाला भी क्या है, कार्बन। डॉट और जो सर्कल के बीच का बॉन्ड है वो विजिबल नहीं होता है, तो आपको बनाना पड़ेगा। अब बताओ उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है CHO, एक लगा हुआ है H, और एक क्या लगा हुआ है, CH3।
तो यह स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनकर आ गई है। अब आप इसका इफेक्ट नेम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। कारण ये था कि जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी ना कि ये कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन, तब तक बात नहीं बनेगी। अब अगर आप पीसीसी का सिलेक्शन करना चाहो तो मेरे हिसाब से पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन ये रहेगा। क्लियर? ये रहने वाला है 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। अब आप नाम बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो मुद्दे की बात यह है, क्या आपको यहां से वहां जाना आ गया है? बस फिर चीजें क्या हो गई है, क्लियर। फिर फालतू में खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं। आगे बात समझ में? चलिए, नाम आप खुद से लिखेंगे। कुछ अक्सर इंतजार कर रहे हैं कि सर आप ही लिख दो, हमारे भरोसे छोड़ने का मतलब है छोड़ना। लिखो 3 क्लोरो 2 मिथाइल। 2 कोमा कहां पे आएगा? अच्छा, इधर भी CH3 है क्या? तो सही तो है। तो सही तो बनाया मैंने। तो नाम क्या आएगा? 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है फिशर प्रोजेक्शन। क्या आता है? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन पर हम बात करने वाले हैं। इसको बताया था एमिल फिशर ने, नोबेल प्राइज मिला था उसके लिए इसको, मतलब बहुत और भी वर्क था उसका, नोबेल प्राइज मिला था इसको। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहता है एमिल फिशर। अब इसको भी समझेंगे, ये भी जबरदस्त बात है। क्या है? जबरदस्त बात। बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। एमिल फिशर ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। कैसे रिप्रेजेंटेशन है? 2D। और ये भी मॉलिक्यूल को देखने का नजरिया है कि मॉलिक्यूल को किस प्रकार से देखा जाए। ध्यान से सुनना। आप लिखो सबसे पहले, इट्स ए 2D रिप्रेजेंटेशन। एमिल फिशर, इट्स ए 2D रिप्रेजेंटेशन। इट्स ए 2D रिप्रेजेंटेशन। ये 2D में ही दिखाएगा यहां पर भी। इट्स ए 2D रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिशर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स कंफर्मेशन। फिशर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। अंडरलाइन द वर्ड एक्लिप्स्ड। अगर कहीं पर फिशर बनाया है या फिशर बना हुआ है तो वो हमेशा फिशर बनता ही किसमें है? एक्लिप्स। कभी भी स्टैगर्ड से फिशर बनता ही नहीं है। ये अपने दिमाग में उतार लो। फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। वर्ड आ जाएगा थोड़ी देर बाद कंफर्मेशन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंफर्मेशन। तुम तो अभी किस पर ध्यान देना है? एक्लिप्स पर। फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये कंफर्मेशन क्या है, बता दिया जाएगा टाइम आने पर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पहले इसको समझते हैं। आपसे अगर कोई पूछे एक कार्बन पर 2 वेज हो सकते हैं क्या? एक कार्बन पर 2 वेज हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? इसका मतलब तुमने स्टीरियो पर बहुत ज्यादा बातें जीवन में की नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। वेज और डैश तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखते हो तो पर्पल वाला आपके लिए क्या है और मेरे लिए क्या है? हो गई नहीं होगी बात? यही मॉलिक्यूल है। देखना, आप ही के देखने का नजरिया बदलेगा। अगर मैंने इसको ऐसे दिखाया तो बताओ रेड और येलो आपके लिए क्या है? सच में सॉलिड है। कुछ भी बोल रहे हो। ये ऐसे सॉलिड थे तो ये ऐसे भी सॉलिड रहेंगे। ये आपकी तरफ आ रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं? दोनों के दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वेज। और जो मैंने पकड़े हुए दोनों एटम्स वो आपसे कहा जा रहे हैं, तो ये इसे क्या बोलते हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे भाई ये दोनों फिलहाल क्या है? वेज। और ये दोनों क्या है? डैश। लेकिन जब आप इसको ऐसे देख रहे थे तो ये तीनों एटम्स आपसे सेम डिस्टेंस पर है, ना तो आपसे दूर और ना आपसे नजदीक, तो इसे बोलते थे सॉलिड। लेकिन इसी को ही जब मैंने ऐसे दिखाया तब ये दोनों एटम आपकी तरफ आ रहे हैं। दोनों किस पर है? वेज पर। और ऐसे दोनों किस पर है? डैश पर। तो मेरी बात को सबसे पहले सुनेंगे, समझेंगे। एमिल फिशर ने बोला कि फिशर प्रोजेक्शन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्लिप्स। फिशर बना हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना पड़ेगा? एक्लिप्स। मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन पर। किस पर बात कर रहे हैं? फिशर प्रोजेक्शन पर। क्लियर? मान लीजिए आपके सामने एक मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से है। यहां पर है CHO। यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो CH2 कौन है? OH। और यहां पर कौन लगा हुआ है? OH। और यहां पर कौन लगा हुआ है? H। राइट नाउ
ये किसके अंदर बना हुआ है बताइए? वेज एंड डैश में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? मैं आपको बताऊंगा कि वेज और डैश से ही आप क्या बनाते हैं? फिशर। बड़ी आसानी से चीजों को समझेंगे। राइट नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड इन वेज डैश फॉर्मूला। कार्बन नंबर 1 ये रहा आईयूपैक नेमिंग के हिसाब से, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर? इस मॉलिक्यूल को राइट नाउ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से, देखो ये है मॉलिक्यूल। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CHO। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH2OH। ये कौन है? OH। और ये कौन है? H। क्लियर? बोला उसने कि अगर आप फिशर प्रोजेक्शन कहीं भी बनाना चाहते हैं तो स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए कि जो सॉलिड लाइन है ना वो हमेशा ऑब्जर्वर से कहां जानी चाहिए? दूर। ये देखिए अगर अपन बात करना चाहे तो इसमें ये वाली जो लाइंस है, ये वाली जो आप लोगों के सामने लाइन है, इसे हम कौन सी लाइन बोल रहे हैं? सॉलिड। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो सॉलिड लाइन है ये हमेशा बोलता है ऑब्जर्वर से कहां जानी चाहिए? दूर जानी चाहिए। तो ये जो मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने है ये इस प्रकार से है। अब ये जो सॉलिड लाइन है इसको आपसे कहां भेजना है? दूर भेजना है। तो इसके लिए इस मॉलिक्यूल को कैसे घुमाना पड़ेगा? ऐसे, यू घुमाएंगे। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर ये इस प्रकार से मॉलिक्यूल है और आपको जो पहले सॉलिड है उनको आपसे दूर भेजना है, दूर भेजने के लिए इस मॉलिक्यूल को आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा कि नहीं घुमाना पड़ेगा? क्लियर? अब आप जब ऐसे घुमाएंगे तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, गौर से दिमाग पर सोचेंगे। आपको मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल बदलने वाला नहीं है। आपने इसको सॉलिड लाइन को अपने से दूर भेजना है। तो राइट नाउ आप गौर से देखिए, वेज के ऊपर कौन है? जूता मारूं राक्षस को, वेज के ऊपर डैश। यहां पर अगर अपन बात करना चाहे, पर्पल क्या है? वेज। जहां पर कौन लगा हुआ है? OH। अगर इसको अपन ऐसे घुमाएंगे तो देखो जो एक वेज था और एक डैश था, घूमने के बाद दोनों क्या बन गए? दोनों क्या बन गए? लेकिन जो पहले वेज पर था ओरिजिनली, जो पहले कहां पर था? वेज पर, वो घूम के कहां चला गया? लेफ्ट में या राइट में? किधर गया है? जो आपका ओरिजिनली वेज था वो घूम के कहां चला गया है? राइट में। और जो डैश था वो कहा गया है? लेफ्ट में। और जो पहले सॉलिड थे वो दोनों क्या बन गए हैं? डैश। तो आप जब इसको ऐसे घुमाओगे तो ये जो कार्बन नंबर कौन सा है? 2। क्लियर? इस पर बताइए CHO कहां चला गया है आपसे? दूर। पक्का? और CH2OH भी आपसे कहां चला गया है? दूर। और यहां पर ये कहां पर आ गया है? वेज पर। और ये भी कहां पर आ गया है? वेज पर। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। कुछ इसी प्रकार के हालात है क्या? गौर से देखिए, एक कार्बन पर 2 वेज और 2 डैश, तो एक कार्बन पर 2 वेज भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप इसको एक बार फिर से ऑब्जर्व करेंगे, ये मॉलिक्यूल जो आप लोगों के सामने था वो कुछ इस प्रकार से था। ये था CHO, ये था OH, ये था H और ये था CH2OH। फिशर प्रोजेक्शन बनाने का रूल नंबर 1, सॉलिड लाइन मस्ट गो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दिया और सॉलिड लाइन को कहां भेज दिया? आपसे दूर। तो जो आपका वेज वाला था वो कहां चला गया? राइट में। और जो लेफ्ट डैश वाला था कहां गया? राइट में। ये दोनों अब फिलहाल क्या बन गए हैं? वेज। और वो दोनों क्या बन गए हैं? डैश। और अगर अब इसकी इमेज ली जाए, ये देखो आपके सामने ऐसे है, अगर अब इसकी इमेज ली जाए तो बताइए आपको क्या दिखाई देगा? अब फिलहाल अगर इसकी इमेज ली जाए तो आपको इमेज में क्या बनता हुआ दिखाई देगा? बताओ। ये आपको क्या दिखाई देगी? एक स्ट्रेट लाइन। और ये भी क्या दिखाई देगी? स्ट्रेट लाइन। एक क्रॉस बनता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो जब आप इसको इमेज बनाएंगे तो भाई साहब जब इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, जो डैश था उसकी कौन सी लाइन बनेगी? गौर से देखो, जो डैश है उसकी कौन सी लाइन बनी है? वर्टिकल। और जो वेज पर है उनकी कौन सी लाइन बनेगी? हॉरिजॉन्टल। एक लाइन आपको बनती हुई दिखाई देगी। यहां पर कौन लगा होगा? CHO। यहां पर कौन लगा होगा? CH2OH। और जहां पर दोनों लाइन क्रॉस कर रही है वहां पर भी क्या होता है? कार्बन। तो ये रहेगा कार्बन नंबर 1, ये रहेगा कार्बन नंबर 2, ये रहेगा कार्बन नंबर 3। बताइए राइट साइड में कौन है? OH। लेफ्ट साइड में कौन है? H। तो जो फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये कहां होती है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर? वर्टिकल लाइन इधर से आई है डैश से, और डैश का होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करने वाले से कहां मिलेगा? दूर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कहां होती है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। किधर होता है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या ये बातें आपको समझ में आई? ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला बच्चे को चमकता ही नहीं है, ये फॉर्मूला ही वो है, इसी की जब आपने इमेज ली है तो वो बनकर आया है।
इसी की ही जब आपने क्या ली है, इमेज, तो वो बनकर आया है। मुझे मेन मतलब ये समझाना था कि यहां पर जो वर्टिकल लाइन होती है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होती है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया, इसी को फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ए, यहां पर लिखा हुआ है बी, यहां पर लिखा हुआ है सी, यहां पर लिखा हुआ है डी, क्या आप इसको वैज डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? बताओ, ये आपका सामने कौन रहेगा, कार्बन। क्लियर, ये कार्बन इस प्रकार से हम बनाएंगे नहीं क्योंकि सी हमने यहां भी लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर आप बताइए, ये रहेगा कुछ इस प्रकार से, बताइए ये कहां पर होंगे, ए और बी, ए और बी कहां पर होंगे, डैश पर, पक्का, यस। ये आपके सामने ए रहेगा और ये आपके सामने कौन रहेगा, बी। बताइए सी और डी कहां पर रहेंगे, सी और डी कहां पर रहने वाले हैं, वेज पर। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, ये रहेगा सी और ये रहेगा डी। इनफैक्ट इसकी इमेज ये बनी हुई है, इसी की जब आप इमेज लेंगे तो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बनेगी वर्टिकल लाइन। एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लीजिए, ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ये आपके सामने इस प्रकार से है। ये दोनों किस पर है, वेज पर, और ये दोनों किस पर है, डैश पर, पक्का। जब अगर अपन, सॉरी कुछ अलग लिखा है क्या, नहीं, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, हाँ सही तो लिखा है, हाँ सही तो है। तो ये अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से, क्लियर। तो ये किस पर है, वेज पर, और ये किस पर है, डैश पर। तो आप बताइए, ये जो आपके सामने रहेगा कुछ इस प्रकार से है, ये जब आप इसकी इमेज बनाएंगे तो कौन सी लाइन बना कर देगा, ये वर्टिकल लाइन, क्लियर। और एक मिनट चेक कर लो, अच्छा वो दिखाया मैंने कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है, दिखाने का तरीका अलग है, हाँ ये ऐसे है। अब वापिस से एक बार देखो, वो ऐसे दिखाया था, अब देखो ये क्या है आप लोगों के लिए, वेज, दोनों वेज पर है कि नहीं है, और ये किस पर है, डैश। तो वेज जो आपका है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश अवे फ्रॉम द, तो ये देखो ये बने हुए दोनों वेज पर और ये बने हुए डैश पर। जब आप इस पर इमेज लेंगे, आगे से लाइट डालेंगे और क्या लेंगे, इमेज, तो बताइए क्या बनेगा, ये वाली जो लाइन है वेज क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कैसे बनेगी, वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन फिशर में टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि यहां से यहां जाना हो तो टाइम लगेगा क्या, यहां से यहां जाना हो तो टाइम लगेगा क्या, आप बताओ। ये कहां पर है, दोनों डैश पर, और ये दोनों कहां पर है, वेज पर, खटक से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको सीधा यहां से वहां ले जाऊंगा शॉर्टकट से, यहां से वहां शॉर्टकट है उसका, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई आपको यह पता होना चाहिए कि वास्तव में जो फीसर आता है वो कहां से आता है, यहां से, यहां से आता है फीसर। जब आप इसकी इमेज लेते हैं तो ये बनता है, पहले यहां तक छापेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बातें नहीं करेंगे, सीधा वेज डैश से फिशर में जाने का भी शॉर्टकट होता है, लेकिन चीजें आपको समझ में नहीं आएंगे, आगे स्टीरियो में रायते की तरह फैल जाओगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्टीरियो केमिस्ट्री, जो अभी चल रहा है। लेकिन हमारे लिए यही क्या होना चाहिए, आसान। जल्दी से निपटाएंगे और नेक्स्ट को भी फिशर प्रोजेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल और आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, उसको भी फिशर प्रोजेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। फिशर हमेशा ही किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्लिप्स। आपने वर्ड जरूर सुने होंगे, इथेन की कंफर्मेशन प्लस में जरूर पढ़ी होगी, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड, एनर्जी लेवल पढ़ा होगा, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा होगा। निपटा दिया है क्या,
नंबरिंग कर देता हूं, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। सबसे पहले ये पहचानो ये स्टैगर्ड में है या एक्लिप्स में। वैज डैश में जो लिखा हुआ है ये दोनों सॉलिड लाइन किधर है, सेम साइड। अगर एक्लिप्स में है तो सीधा ही यहां से हम क्या बना सकते हैं, फिशर। बताइए क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ये जो मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से, ये देखो ये रहा मॉलिक्यूल, ये देखो क्लियर। ये देखो ये कौन है, CHO, ये कौन है CH2OH, ये है OH, ये है H, ये है OH, ये है H, ऐसा। लेकिन फिशर ने एक बात बोली हमें, क्या कि सॉलिड लाइन मस्ट गो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये सॉलिड लाइन क्या आपसे दूर जा रही है, ये तो आपसे सेम डिस्टेंस पर है, तो सॉलिड लाइन को आपसे कहा जाना चाहिए दूर। दूर जाने के लिए आपको मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना पड़ेगा, और जब घुमाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये व्हाइट वाले जो कहां पर थे पहले, वेज पर, क्लियर, और ये ग्रे वाले कहां पर थे, डैश पर। जैसे घुमाओगे सॉलिड लाइन को अपने से दूर भेजने के लिए तो दोनों ही किस पर आ जाएंगे, वेज पर। अब ये दोनों आपके लिए वेज पर है कि नहीं है। दूसरी बात, जो पहले ओरिजिनली वेज पर था वो घूम के कहां चला गया है, राइट में, और जो डैश पर था वो कहां पर आ गया है, लेफ्ट में। तो इस मॉलिक्यूल को मेरे हिसाब से हमें घुमाना चाहिए, क्योंकि हमें मुद्दे की बात यह है कि ये जो सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड लाइन है ये हमसे कहां जानी चाहिए, दूर जानी चाहिए। उसके लिए हमने इस मॉलिक्यूल को जो ऐसा था उसको ऐसे घुमाया, और ऐसा घुमाया तो बताइए किस प्रकार से दिखाई देगा। ध्यान से सुनना, ये हमारे सामने कार्बन कुछ इस प्रकार से है, ये स्ट्रक्चर नहीं चमकती है, बच्चे आंसर तो निकाल लेंगे लेकिन चमकता नहीं, ये क्या बना हुआ है। अब जब आपने घुमाया तो बताइए CHO आपसे दूर गया कि नहीं गया, CHO आपसे कहां चला गया है, दूर। घूम के जब आया तो ये OH, आप सोचो एक बार इमेजिन करो, जब आपने ऐसे घुमाया होगा तो OH कहां चला जाएगा, राइट में, और H किधर आ जाएगा, लेफ्ट में। तो यहां पर ये आपके सामने कौन रहेगा, OH, यहां पर कौन रहेगा, H, इसमें भी यहां पर कौन रहेगा, OH, और यहां पर कौन रहेगा, H, और ये भी आपसे दूर चला गया है, जिसको आपने क्या लिखा हुआ है, CH2OH। यानी कि ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। गौर से देखिए, ये जो लाइन है अभी भी आपसे ना दूर है और ना आपसे नजदीक है, सेम डिस्टेंस पर है। गौर से देखिए, जिस लाइन को मैंने पकड़ा हुआ पहले ऐसे था, फिर आपने इसको ऐसे घुमा दिया, तो क्या ये दोनों एटम्स की बीच वाली लाइन आपसे दूर गई क्या, नहीं, वो तो वहीं पर है। आपसे दूर कौन से गए हैं, ग्रीन एटम्स। ब्लैक आज भी आपसे सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसको अभी भी मैंने किससे लिखा हुआ है, सॉलिड लाइन से। अब आपको क्या करना है, इसकी इमेज लेनी है। क्या लेनी है, इमेज। दोनों सॉलिड लाइन आपसे दूर भेज दी है, अब इसकी क्या ले लो, इमेज। आप बताओ जब आप इमेज लोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा। ये वाली क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल, ये वाली क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल। पक्का, यस। तो जब आप बेटा इसकी इमेज लेने वाले हो तो किस प्रकार की बातें होंगी, थोड़ा सा आपको चमकना चाहिए। ये आपका कौन दिखाई देगा, CHO, यहां पर कौन दिखाई देगा, OH, यहां पर कौन दिखाई देगा, H, यहां पर कौन दिखाई देगा, OH, यहां पर कौन दिखाई देगा, H, और यहां पर दिखाई देगा CH2OH। जो वर्टिकल लाइन है दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऑब्जर्वर की तरफ। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर कार्बन होता है। जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, वहां पर क्या होता है, कार्बन। 2 नंबर और 3 नंबर पर क्या है, कार्बन। सो दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको मॉलिक्यूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा फील करवाएंगे, पहले आप इसको छापिए। इट्स ए 2D रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको सीधा यहां से वहां ले जाना जानता हूं, लेकिन मुझे ये बीच वाली स्ट्रक्चर आपको समझानी थी, वरना आपको कभी चीजें चमकती ही नहीं। क्या सर हमसे इस प्रकार के कन्वर्जन पूछे जाएंगे, नहीं। कि इससे ये बनाना पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये आया कहां से, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये सीधा लिख देता तो तुम्हें चमकता ही नहीं कि कहां से आ रहा है। मॉलिक्यूल तो वही है, केवल देखने का नजरिया बदल गया है। निपटा दिया है क्या सभी ने। देखिए ये जो है आपके सामने, ये इमेज है। बताइए क्या ये दोनों हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये क्या है, 3D। और जब आप इसकी इमेज लोगे तो आपको इमेज एक क्रॉस बनता हुआ दिखाई देगा।
तो जो ये बन रहा है ये इसकी इमेज है, जो कि आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देगी, क्योंकि ये दोनों आपसे दूर जा रहे थे, ये दोनों आपकी तरफ आ रहे थे। आपने इमेज बनाई तो ये भी स्ट्रेट लाइन बन गई, ये भी स्ट्रेट लाइन बन गई। पक्का? चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने है। अगर आपने इसको समझ लिया तो यकीन मानिए आपको फिशर प्रोजेक्शन समझ में आ गया, वरना फिर आपको कुछ भी नहीं चमका है। ये अगर अपन बात करना चाहे, ये लिखा हुआ है CHO, यहां पर हमारे सामने है CH2OH। ध्यान से सुनना, यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो OH है, यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो OH है। वेज पर OH है तो जाहिर सी बात है डैश पर कौन होगा? हाइड्रोजन। बैलेंस सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या मैं इसको सीधा फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या मैं इसको सीधा फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं? गौर से देखिए, ये कौन सी कंफर्मेशन में है? ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन के अंदर है मेरे भाई। कौन सी कंफर्मेशन में है? ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन के अंदर है। क्या ये बात आपको समझ में आई? और स्टैगर्ड कंफर्मेशन से कभी भी फिशर नहीं बनता है। किससे बनता है? एक्लिप्स कंफर्मेशन से बनता है। तो पहला काम क्या रहेगा? ये जो दोनों येलो लाइन है उनको किधर लाना पड़ेगा? सेम साइड। ध्यान से सुनना, जबरदस्त पॉइंट है। ये दोनों येलो लाइन जो है उनको सेम साइड लाना पड़ेगा। या तो इस वाली लाइन को इधर लाओ या फिर उस वाली लाइन को इधर लाओ, पहले उसको अब उधर करना ही पड़ेगा। और इतना हल्का सा आपने +1 में पढ़ा होगा कि ये काम आप सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, सिग्मा बॉन्ड पर आप रोटेशन ले सकते हैं बिना बॉन्ड तोड़े। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऐसे है, ये गौर से समझिए इसको, ऐसे है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्यों ना इन सॉलिड लाइन को हम दूर भेज दे जैसे पहले भेज रहे थे? आप दोनों सॉलिड लाइंस को एट ए टाइम दूर नहीं भेज सकते। कैसे? मान लीजिए ये सॉलिड लाइन आपको कहां भेजनी है? अपने से दूर। आपने ऐसे घुमा दिया तो जैसे ही घुमाओगे ये सॉलिड तो आपसे, लेकिन ये सॉलिड तो आपकी तरफ आ गई। 1 मिनट सर रुको, फिर इसको ना ऐसे घुमाते हैं। अगर ऐसे घुमाऊंगा तो वो सॉलिड तो आपसे और वो आपकी तरफ। वो तभी हो सकता है जब दोनों सॉलिड लाइन किधर हो? सेम साइड। तो घुमाते ही दोनों चले गए ना आपसे दूर। तो इसका मतलब पहले दोनों सॉलिड लाइंस को किधर लाना है? सेम साइड। मेरी बात को समझिए। फिलहाल जो आपके सामने है ये कुछ इस प्रकार से है। फिलहाल जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। देखो ये कौन है? ध्यान से सुनना भाई, ये कौन है? CHO। ये कौन है? CH2OH। यहां पर वेज पर कौन है? OH। और डैश पर कौन है? H। मैं ऊपर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, मैंने ऊपर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। ये कार्बन नंबर कौन सा है? 1। ये कार्बन नंबर कौन सा है? 2। ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का सिग्मा बॉन्ड घुमा रहा हूं मैं। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का सिग्मा बॉन्ड घुमा रहा हूं। और उसमें भी कौन से कार्बन को घुमा रहा हूं? कार्बन नंबर 3। ध्यान से सुनना, कार्बन नंबर 3। गौर से देखिए, ये जो व्हाइट वाला है फिलहाल किस पर है? किस पर है? वेज पर। अगर मैं ये येलो, ये जो ग्रीन है उसको उधर लाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। तो आप बताइए जो आपका पहला वेज था वो क्या बन गया और डैश क्या बन गया? वापिस से सुनिए, मुझे यही तो उधर चाहिए ना, तो बाकी से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो इसको घुमा दिया है ऐसे। तो जैसे ही घुमाऊंगा तो देखो दोनों सॉलिड लाइन सेम साइड आ गई है। यस। ऊपर से अगर अपन बात करना चाहे तो जैसे ही घुमा तो वेज बन गया डैश और डैश बन गया वेज। जिनको अभी तक नहीं चमका है वो वापिस से समझे। ये कहां पर है? वेज पर। मैंने इसको 180 से घुमाया तो वेज बन गया है डैश और डैश बन गया है वेज। तो मैंने पहले ये दोनों जो सॉलिड लाइन है मुझे कहां चाहिए? सेम साइड। तो ये CHO तो पहले एज इट इज था, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं। इसको तो हमने कोई छेड़खानी की नहीं, इसके साथ एज इट इज। हमने इसको घुमाकर इधर लाए। ये बताइए यहां पर कौन आ गया है? CH2OH। तो जैसे ही हमने घुमाया तो वेज बन जाएगा डैश और डैश बन जाएगा वेज। तो यहां पर OH तो कहां चला जाएगा? डैश पर। और H कहां पर आ जाएगा? वेज पर। ये कौन सा था? स्टैगर्ड। अभी आप लोगों के सामने कौन सा बन गया है? एक्लिप्स। अब आप जानेंगे कि इसको अपने से दूर भेजना एकदम क्या रहेगा? आसान। कैसे भेजेंगे समझिए। ये बन चुका है आप लोगों के सामने, क्लियर? अब देखो कैसे भेजना है। यूं भेज दीजिए, ये लो दूर चला गया। तो जो आपके सामने ये जो थे वेज, ये कहां पर चले गए? वेज कहां चले गए? राइट में। और डैश कहां पर आ गए? लेफ्ट में। आ गया कि नहीं आ गया? तो अब इसको अपने से दूर भेजेंगे वापस से। किसको दूर भेजना मेन मकसद है? सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन को जैसे ही हम अपने से दूर भेजेंगे तो ये आपके सामने कुछ ऐसे बनकर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, CHO आपसे कहां जा रहा होगा? दूर। पक्का?
और अगर अपन बात करना चाहे CH2OH भी आपसे कहा जा रहा होगा दूर। बताइए यहां पर वेज पर इस साइड कौन आएगा, घुमाओगे तो वेज कहा जाएगा राइट साइड, पक्का? यस। और यहां पर H कहां रहेगा, लेफ्ट साइड। यहां पर वेज पर कौन था, H, तो यह आ जाएगा राइट साइड और ये कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड, पक्का? अब आप इसकी क्या लेंगे, इमेज। जब आप इसकी इमेज लेंगे बेटा तो ये बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। यहां पर कौन दिखाई देगा, CHO। यहां पर कौन दिखाई देगा, OH। यहां पर कौन दिखाई देगा, H और OH, पक्का? और यहां पर कौन दिखाई देगा, CH2OH। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। आप बताइए इसको कहां से बनाकर लाए हो आप लोग, एक्लिप्स से। तो फिशर अगर बना हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो एक्लिप्स से बनता है, वो कभी स्टैगर्ड से बनता ही नहीं है, क्योंकि स्टैगर्ड से आप दोनों सॉलिड लाइंस को आप एक टाइम पर आपसे दूर भेज ही नहीं पाओगे। तो अगर स्टैगर्ड है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, उसका एक्लिप्स। क्या बनाना पड़ेगा, एक्लिप्स। आप बताइए कार जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, क्या वहां पर कार्बन है, यस। जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, क्या वहां पर कार्बन है, यस। तो ये हमारे सामने हुआ कौन सा कंफर्मेशन, फिशर, सॉरी कौन सा प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन के बारे में जो विशेष बात को आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो क्या कि ये एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन को बनाता है, ये जरूर पता होना चाहिए। सर मुझे ये डाउट आ रहा है कि यहां से यहां कैसे जाना है, तेरे से नहीं पूछेगा, लेकिन हां यहां से यहां जाना आना इसमें तो कुछ है ही नहीं सर। इमेज लेना है तो ये सीधी लाइन बन जाएंगी और ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। अगर मैं यहां से यहां सीधा बताता ना तो ये बीच वाला एपिसोड गायब हो जाता, जो कि मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जरूरत पड़ेगी। किसमें जरूरत पड़ेगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलिए, तो ये कन्वर्जन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप क्लास के जस्ट बाद मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आप यहां पूछोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ और पूछोगे मैं कुछ और बता दूंगा, फिर पता चला कि वो तो डाउट था ही नहीं हमारा, ये तो अभी आया है।